नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं विवेक एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, अब हम प्रारंभ करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांतों की प्रक्रिया में जिस सिद्धांत पर हम सबसे पहले विमर्श करने जा रहे हैं वो है पावलव का सिद्धांत, जो कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की श्रृंखला में सबसे पहले सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, पढ़ा जाता है। रीट की बात करूं तो ऐसा समझ लीजिए कि पावलव के सिद्धांत से प्रश्न आ ही जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पावलव के सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आए, बाकी हर बार पावलव के सिद्धांत से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। यहां तक कि 2021 की रीट में तो सीधा सीधा पूछ लिया कि शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, जटिल प्रश्न भी बन सकते हैं, और हम इस श्रृंखला में इन सभी प्रश्नों को केटर करते हुए चलेंगे। अब हमारी यात्रा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, हम पहले पावलव के सिद्धांत को समझेंगे, फिर पावलव का जो फेमस प्रयोग है कुत्तों पर जो उन्होंने किया उस प्रयोग को देखेंगे, सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रत्तियों को समझेंगे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता को जानेंगे, और विभिन्न परिस्थितियों में सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसे देखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसे 2 या 3 भाग में आप देख पाएंगे, अन्यथा एक भाग में ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पावलव का सिद्धांत क्या है। रूसी एक मनोवैज्ञानिक थे, हालांकि मनोवैज्ञानिक कहना तो थोड़ा सा गलत होगा, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवान पावलोव, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी हलचल मचा ली। डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन क्रिया के ऊपर उनके प्रयोग हो रहे थे, और उन प्रयोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो प्रयोग थे उन्होंने न सिर्फ चिकित्सा जगत में उनको नोबेल पुरस्कार दिलाया, बल्कि मनोविज्ञान के जगत में भी उन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये पावलव साहब कहते क्या हैं? ये एक सिंपल सी बात कहते हैं कि मनुष्य की कुछ सहज मनोवृत्तियां होती है, मनोवृत्तियां जिनके चलते मनुष्य किसी विशिष्ट उद्दीपक के दिए जाने पर विशिष्ट अनुक्रिया का प्रदर्शन करता है। जैसे कि हमारा कोई प्रिय मित्र हमारे सामने आ जाए, परिवार का कोई सदस्य सामने आ जाए, तो हम अचानक से खुश हो जाते हैं। कोई डरावनी वस्तु, कोई जानवर, कोई छिपकली कुछ देखते हैं तो हम अचानक से चीख पड़ते हैं। कई बार नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लग जाते हैं। कोई तेज रोशनी हमारी आंखों पर रखे तो हम आंखें मीच लेते हैं। तो इस तरह की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं ये किसी स्वाभाविक उद्दीपक के दिए जाने पर होती है। तो सवाल सबसे पहले ये जानने का है कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक, और कई किताबों में आप इसे पढ़ते हैं उद्दीपन। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, उद्दीपक या उद्दीपन होता क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो यह कि उद्दीपक एक संज्ञा है, और उद्दीपन का मतलब है उद्दीपक का दिया जाना। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलस मतलब एक, और स्टिमुलाई मतलब बहुवचन, और उद्दीपन हो गया स्टिमुलेशन। तो उद्दीपन या उद्दीपक क्या है? वातावरण में उपस्थित कोई वस्तु जिसके प्रकाशन, प्रदर्शन पर व्यक्ति विशेष अनुक्रिया का प्रदर्शन करे। वातावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके सामने आने पर हम एक विशिष्ट अनुक्रिया का प्रदर्शन करें। जैसे कि किसी ने आंख में हमारे रोशनी लगा दी तो हम अपनी आंखें मीच लेंगे। कोई दोस्त हमारे कान पे आके ऐसे करे कुर्र, तो हम अपने कानों को पीछे झटक लेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हमारे साथ हुई या हमें दी गई,
ये क्या है? एक निश्चित उद्दीपक है। ये लाइट का आंखों पर जगाना, ये नींद का आना या कान में आवाज करना तेज, ये सारे क्या है? उद्दीपक। और इन निश्चित उद्दीपकों की मौजूदगी में मनुष्य जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वो व्यवहार क्या है? अनुक्रिया। यहां तक आपको उद्दीपक, अनुक्रिया, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं पावलोव के सिद्धांत की भूमिका यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत क्या कहता है? पावलोव का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य निश्चित उद्दीपक की उपस्थिति में निश्चित अनुक्रिया करेगा। यह सहज प्रवृत्ति है। स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाएगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। जैसे कि नींद आने पर जम्हाई लेना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे कि आंखों पर तेज रोशनी दिए जाने पर आंखों को मीच लेना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे कि भोजन के सामने आने पर लार निकालना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी ऐसे तमाम स्वाभाविक उद्दीपकों की उपस्थिति में व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। लेकिन पावलोव कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि इस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक, एक कृत्रिम उद्दीपक, एक तटस्थ उद्दीपक भी साथ दिया जाए तो कालांतर में व्यक्ति उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया बना लेता है जो अनुक्रिया वो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कर रहा था। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपक की उपस्थिति में एक स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था, और अगर व्यक्ति के सामने इस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक बार 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 दिया जाए तो कालांतर में व्यक्ति क्या करेगा कि उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया का प्रदर्शन करेगा जैसा कि वो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कर रहा था। अब इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए ये मोबाइल फोन है। आपके मोबाइल फोन की एक सर्टेन रिंगटोन है। यह आपकी आदत बन गई है कि जैसे ही रिंगटोन बजे आपका हाथ आपके जेब की तरफ चला जाता है। आप मान लीजिए बस डिपो पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हैं और अचानक से किसी मोबाइल की रिंगटोन बजती है, जो रिंगटोन सेम वही हो जो आपके फोन की हो, तो मुझे बताइए कि क्या आपका हाथ आपकी जेब की ओर जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? आप खुद सोचिए। आप कहेंगे निश्चित तौर पर जाएगा सर, और यही अनुबंधन है। तो पावलोव के अनुसार अनुबंधन क्या है? एक नया शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किया। अनुबंधन वही अनुक्रिया एक तटस्थ उद्दीपक के साथ होना है जो पहले नहीं हो रही थी और अब हो रही है। इसको लेकर पावलोव ने कुछ प्रयोग करे। क्या प्रयोग करे उन्हें हम समझेंगे। अभी हाल मैं इस सिद्धांत की रूपरेखा को आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ यदि कोई अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए तो कालांतर में प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसी अनुक्रिया का प्रदर्शन करता है जो वह स्वाभाविक
उद्दीपक के साथ कर रहा था यदि स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लिया जाए तो यही अनुबंधन कंडीशनिंग है। तो सिंपल सा कथन मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। एक स्वाभाविक उद्दीपक जिसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती रही और स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी दिया गया। कालांतर में जब स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लिया और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया तो प्राणी ने उसी अनुक्रिया का प्रदर्शन किया। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे ब्लिंकिंग आई एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ब्लिंकिंग आई एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज में इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ब्लिंकिंग आई एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रफ लेवल पर समझा रहा हूं। एग्जैक्टली ब्लिंकिंग आई एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रहा हूं, लेकिन इसका एक थोड़ा सा परिष्कृत स्वरूप जो आप भी अपने आसपास इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आपका कोई दोस्त खड़ा है और आप एक टॉर्च लाइट उसके सामने बार बार मारिए उसकी आंखों पर, या फिर आप उसकी आंखों पर तेज फूंक मारने की कोशिश कीजिए। तो फूंक मारेंगे तो वो आपका दोस्त आंखें मींच लेगा। और आप कालांतर में एक काम कीजिए कि जैसे जैसे आप फूंक मारे हो वैसे आप चुटकी भी बजा रहे हो। तो हर फूंक के साथ वो अपनी आंखों को मींचने की कोशिश करेगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तेज हवा जब आंखों पर आएगी तो। करीब आप 1 मिनट तक इस काम को दोहराइए अपने किसी दोस्त के साथ। लाइब्रेरी में भी करने की कोशिश कर सकते हैं आप, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। आप इस कार्य को दोहरा रहे हो और फिर 1 मिनट तक जब आप लगातार इस काम को कर रहे हो, फिर आप फूंक मत मारिए और केवल चुटकी बजाइए और आप देखेंगे कि आपका वो दोस्त, क्योंकि अनुबंधन स्थापित हो चुका है, कंसिडरेबल टाइम तक दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक भी दिया रहा है। स्वाभाविक मतलब फूंक, कृत्रिम मतलब चुटकी। चुटकी बजने पर वैसे आंख नहीं मिचती, लेकिन यहां पर मिच रही है। और कालांतर में ऐसा होगा कि केवल चुटकी बजाने पर और फूंक ना दिए जाने पर, जैसा कि मैंने कहा ना, स्वाभाविक उद्दीपक को अगर हटा लिया जाए और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक दिया जाए तो भी वह अनुक्रिया का प्रदर्शन करेगा। अब यह पावलोव के सिद्धांत की मैंने एक रूपरेखा आप लोगों के सामने स्पष्ट की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पावलोव के सिद्धांत को एक तरह से कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि पावलोव ने आखिर प्रयोग क्या किया था। तो रूसी शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट पावलोव का यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया था और बड़ा ही प्रचलित प्रयोग था। पावलोव का कुत्ते पर किया गया यह प्रयोग बड़ा ही प्रचलित प्रयोग था और आइए अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सिद्धांत के कुछ नाम आपको बता रहा हूं। इस सिद्धांत को, क्योंकि यह सबसे प्राचीनतम प्रयोग था, इसे कहा जाता है प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन। अनुबंधन क्या होता है हमने समझ ही लिया, ठीक है। प्राचीन अनुबंधन। दूसरा नाम इसका होता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम पर, शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा इसका नाम होता है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। चौथा इसका नाम होता है संबंध प्रत्यावर्तन
सिद्धांत। पांचवा इसका नाम होता है अनुबंधन का सिद्धांत। छठा इसका नाम होता है, और ये छठा नाम जो है ये हम थॉर्नडाइक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और सातवां इसका नाम होता है टाइप एस सिद्धांत। ठीक है, यह पावलोव का प्रयोग था जिसके लिए उन्हें वर्ष 1904 में चिकित्सा का नोबेल मिला। ये सारी चीजें आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनके अंदर संलग्न है, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप उन पर फोकस कीजिए बजाय लिखने के। इन वीडियोस में आप चीजों को समझिए और वहां पर आप इसे देखिएगा। अभी आप चाहे रफ कॉपी में बना लीजिए ताकि ज्यादा बेहतर लगे आपको। ठीक है, जगत का नोबेल प्राइज मिला किनको? पावलोव साहब को। ठीक है, और पावलोव कौन से देश से बिलोंग करते थे? रूस से। रीट में कभी इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं गए कि पावलोव का संबंध कौन से देश से था, कौन से वर्ष उन्हें नोबेल मिला, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में एक आध बार ये चीजें पूछी गई हैं, तो हम भी क्यों ना इन चीजों को याद रख लें। अब रह रहकर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर सिद्धांत के आपने अन्य नाम भी बता दिए, आपने हमें यह भी बता दिया कि पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिला, ये कुत्ते का मामला क्या है? आपने ये फोटो जो लगा रखी है, हालांकि कुछ ने आप में से चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन हम बहुत जीरो से डिटेल में चीजों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। पावलोव साहब ने एक कुत्ते को अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रयोग कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रयोग में पावलोव साहब ने क्या किया? उन्होंने एक कुत्ते के मुंह के ऊपर पूरा एक मशीनरी फिट करी और देखा कि कुत्ते के सामने जब भोजन प्रस्तुत किया जाता तो कुत्ता लार निकालता। अब मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं, तकनीकी भाषा में बात करूं, जो कि मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि भोजन के दिए जाने पर कुत्ता लार निकालता, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के दिए जाने पर स्वाभाविक अनुक्रिया करता। आ गई बात समझ में? स्वाभाविक उद्दीपक के दिए जाने पर स्वाभाविक अनुक्रिया करता। कालांतर में पावलोव ने यह देखा कि स्वाभाविक उद्दीपक के दिए जाने पर जब यह व्यक्ति ऐसी अनुक्रिया करता है तो क्यों न इस पूरे सिस्टम में एक घंटी लगा दी जाए और इस घंटी को साथ साथ बजाया जाए। तो पावलोव साहब ने क्या किया कि जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता, एक घंटी बजा दी जाती। भोजन रखा जाता, घंटी बजाई जाती, भोजन रखा जाता, घंटी बजाई जाती, भोजन रखा जाता, घंटी बजाई जाती। एक समय ऐसा हुआ कि पावलोव ने भोजन नहीं दिया और केवल घंटी बजाई, और तब पावलोव ने देखा कि केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार का स्राव कर रहा था, यानी मुंह से लार आने लग गई। इसका मतलब पावलोव को यह क्लियर हो गया था कि घंटी और भोजन के बीच में साहचर्य स्थापित हो गया है, और इस अनुबंधन के होने के बाद कुत्ता घंटी के प्रति भी वही अनुक्रिया कर रहा है जो अनुक्रिया वो भोजन के लिए करता था, यानी कुत्ते का अधिगम हो गया है। कुत्ते ने ये चीज सीख ली है कि किस प्रकार से ये कार्य होता है। ठीक है, प्रयोग पूरा अच्छे से क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, बहुत डिटेल में मैंने बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। तो अब जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को समझ लिया है कि कुत्ता भोजन के देने पर लार निकालता था, साथ में घंटी बजाई गई और कालांतर में देखा गया कि घंटी के बजने पर भी लार आने लग गई है, भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो इसको अब मनोवैज्ञानिक भाषा में कैसे समझाएं, इसके लिए मैं अगली स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूं। पावलोव के इस प्रयोग में 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसको हम कहते हैं बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन से पहले, वो समय जब अनुबंधन नहीं हो रहा है उससे पहले का समय।
इस समय अगर भोजन दिया जा रहा है तो कुत्ता लार का प्रदर्शन कर रहा है, और इस समय अगर घंटी बजाई जा रही है तो कुत्ता लार का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको मेरे साथियों एक अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। याद यह रखना है कि भोजन जो है इस पूरी प्रक्रिया में, ये जो चीज आपको लिखवा रहा हूं, 16 अक्टूबर को जो अलवर केंद्र पर रीट का वापिस पेपर हुआ था ना एक, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो चीज मैं आपको यहां लिखा रहा हूं, ये हमने पिछली बार भी काफी डिटेल में पढ़ी थी चीजें। अब हम पुनः जो आपके लिए रिकॉर्ड करके वीडियोस, नई रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, उसमें भी मैं यही चीजें आपको वापस दोहरा के बता रहा हूं। भोजन इस पूरी प्रक्रिया में है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक उद्दीपक को हम अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। यही क्वेश्चन आया था, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये आपको याद रखनी है चीजें। स्टिमुलस मतलब तो उद्दीपक होता है, और स्वाभाविक मतलब वो जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, और इसी को कहा जाता है अनकंडीशनड, यानी ऐसा उद्दीपक जिसके साथ कोई नियम कायदा शर्त नहीं लगी हुई। वो आएगा तो स्वतः अनुक्रिया हो जाएगी, और इसीलिए इस अनकंडीशनड को हिंदी में कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। और इस अनुबंधित उद्दीपक को किताब में प्रश्न में कई बार या तो UCS लिखा जाएगा, U मतलब अन, C मतलब कंडीशनड, S मतलब स्टिमुलस, या फिर कई किताबों में सीधा US भी लिखा जा सकता है, अनकंडीशनड को एक शब्द मान के। क्लियर? पावलव के इस प्रयोग में जो भोजन को देखकर लार आ रही है, लार याद रखना, लार, वह है एक स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया। और यही स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि यह भी एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिस पर कोई नियम कायदा शर्त नहीं लगा हुआ, तो इसको कह देते हैं अपन अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। और ये जो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स को मैं हिंदी में क्या कहूंगा? अननुबंधित अनुक्रिया। अननुबंधित अनुक्रिया। और इसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में जब परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो या तो वो UCR लिख देगा या वो लिख देगा UR। क्लियर है? UCR या UR। एक चीज और बच गई इस प्रयोग में, वो है साहब घंटी। तो इस घंटी को क्या कहा जाता है? देखो, घंटी हमने अपने हिसाब से तैयार की है, हमारा मन, हमने अपने हिसाब से इस घंटी को डिजाइन किया है। तो इस घंटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है कृत्रिम उद्दीपक। ये तो स्वाभाविक था, ये तो प्राकृतिक था। घंटी प्राकृतिक नहीं है, घंटी क्या है? एक कृत्रिम उद्दीपक है। तो इस प्रयोग में घंटी क्या होती है? अस्वाभाविक उद्दीपक। इसको कई पुस्तकों में कृत्रिम उद्दीपक भी लिखते हैं। कृत्रिम उद्दीपक। कई पुस्तकों में इसे तटस्थ उद्दीपक भी लिखते हैं।
और सबको अंग्रेजी में लिखा जाता है क्या? क्योंकि हमने अपने हिसाब से डिजाइन की है ना भाई, तो इसको लिखा जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस। और ये जो कंडीशनड स्टिमुलस है, इसी को फिर हम हिंदी में कहते हैं अनुबंधित, क्योंकि अनुबंधन इसी के साथ होगा ना, तो इसीलिए अनुबंधित उद्दीपक। और जब लार इस घंटी के बजने पर आ जाएगी, तो वो लार जो इससे पहले हम अनुबंधित अनुक्रिया, माफ कीजिएगा, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया जिसको कह रहे थे, वो क्या बन जाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया। अब हो सकता है इतना लिखने की प्रक्रिया में आप एक बार भूल गए होंगे कि इस पूरे प्रयोग में क्या हो रहा था, तो मैं पुनः दोहराता हूं। बहुत ही सरलता से मेरे साथियों, हो सकता है चीजें आप तक थोड़ी सी डिले से पहुंचे, लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट टीम कलाम के इस प्लेटफॉर्म पर जो मिल रहा है, यह ऐसा कंटेंट है जिसको आप बहुत सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में तैयार कर सकते हैं। और इसकी वानगी आप इस कक्षा में भी देख रहे हैं, और कलाम टीम के जितने भी सदस्य आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी कक्षाओं में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आइए पुनः समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पावलव ने क्या किया था? भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया और देखा कुत्ता भोजन के आने पर लार प्रकट कर रहा था। और अब मैं तकनीकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कुत्ते के सामने जब स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया, तो कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक के दिए जाने पर स्वाभाविक अनुक्रिया का प्रदर्शन कर रहा था। अनुबंधित उद्दीपक के दिए जाने पर अनुबंधित अनुक्रिया का प्रदर्शन कर रहा था। यूसीएस के दिए जाने पर यूसीआर का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन इसी प्रक्रिया में जब घंटी बजाई गई, केवल घंटी बजाई गई, तो कुत्ते ने कोई प्रक्रिया या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि घंटी के बजने पर कोई प्रतिक्रिया थोड़ी देगा। लेकिन एक कंसीडरेबल समय तक घंटी को और भोजन को साथ साथ दिया गया। जैसे ही भोजन दिया जाता, घंटी बजाते रहते। घंटी के बजने के साथ साथ भोजन जब जब दिया गया, एक समय अनुबंधन स्थापित हो गया। और उसके बाद जब भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी बजाई गई, तो कुत्ते ने घंटी के बजने पर लार का प्रदर्शन किया। और यही अनुबंधन है, यही अधिगम है, यही शास्त्रीय अनुबंधन है, प्राचीन अनुबंधन है। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे पैटर्न को इस एक्सपेरिमेंटल भाषा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। सबसे पहला स्टेटमेंट, अनुबंधन से पूर्व क्या हो रहा है? तो अनुबंधन से पूर्व साहब घंटी बजाई गई। घंटी बजने पर कोई विशेष अनुक्रिया का प्रदर्शन नहीं हुआ, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। यानी कि घंटी क्या है? एक अनुबंधित उद्दीपक है। भोजन जब दिया जा रहा था, जिसको हम अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक कह रहे हैं, उसके दिए जाने पर लार का प्रदर्शन हो रहा था। यू आर स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। अनुबंधन के दौरान क्या हुआ? दोनों एक साथ दिए गए, घंटी भी बजाई गई और भोजन भी दिया गया। यानी कि यूएस भी और सीएस भी, यूएस भी और सीएस भी दोनों एक साथ दिए गए। और उस केस में जब लार निकली, तो यह अनुबंधन के होने की प्रक्रिया थी। घंटी भी बज रही है, भोजन भी दिया जा रहा है, सीएस भी है, यूएस भी है, यूएस भी है, सीएस भी है, दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं। और जब अनुबंधन हो गया, तब भोजन तो देना नहीं है, केवल घंटी बजाई गई, केवल सीएस दिया गया। और अब जो लार आ रही थी, वो एक अर्जित प्रक्रिया थी, वो एक सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, इसीलिए उसको अनुबंधित प्रतिक्रिया कहा गया। अनुबंधित प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, कुछ भी कह सकते हो आप। क्लियर है दोस्तों? यह पावलव के पूरे सिद्धांत का एक तरह से अपन कह सकते हैं सार काट है। ठीक है। अनुबंधन किस प्रकार से होता है, इसके जरिए आप इस पूरे एक्सपेरिमेंटल फिगर को समझ सकते हो कि कैसे भोजन देने पर लार आती है, घंटी बजने पर लार नहीं आती। दोनों को एक साथ दिया गया तब लार आ रही है।
और जब दोनों में से केवल भोजन को हटा लिया गया और घंटी दी गई, बजाई गई, तब लार आने लग गई। अब यहां पर मैं राजस्थान बोर्ड की पाठ्यपुस्तक से एक प्रश्न आप लोगों के बीच में रखता हूं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि पावलव के प्रयोग में साहचर्य, क्योंकि इसको साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं, साहचर्य किसके बीच स्थापित होता है? पावलव के प्रयोग में साहचर्य किसके बीच स्थापित होता है? इसका पहला ऑप्शन है भोजन, लार, दूसरा ऑप्शन है घंटी, लार, तीसरा ऑप्शन है भोजन और घंटी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। पावलव के प्रयोग में साहचर्य, साहचर्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन, ये याद रखिएगा। साहचर्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसोसिएशन। प्रश्न है पावलव के प्रयोग में ये जो एसोसिएशन है किसके बीच में स्थापित होता है? क्या ये भोजन और लार के बीच में स्थापित होता है? क्या ये घंटी और लार के बीच में स्थापित होता है? क्या ये भोजन और घंटी के बीच में स्थापित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है भोजन और घंटी। जी हां, अधिकांश विद्यार्थी आप में से जो इस प्रश्न का उत्तर देने की सोच रहे थे, उनके दिमाग में उत्तर चल रहा था जी घंटी बजने पर लार आती है, इसका मतलब साहचर्य तो इन दोनों के बीच ही होगा, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस प्रश्न को ऐसे समझो कि घंटी के बजने पर लार आई, यानी कि घंटी एक तरह से भोजन के आने के सूचक या संकेतक के रूप में कुत्ते के सामने बज रही है। यानी कुत्ते का दिमाग सोच रहा है कि यार घंटी बज रही है, इसका मतलब भोजन भी कहीं ना कहीं आएगा, जल्दी ही भोजन भी मिलने वाला है। तो इसका मतलब घंटी यहां पर किसकी भूमिका निभा रही है, किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? भोजन का कर रही है। तो घंटी और भोजन के बीच ही तो साहचर्य स्थापित हुआ ना दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुई बात कि घंटी का बजना यहां पर एक संकेत है भोजन का देने का, और कुत्ते को लग रहा है यार घंटी बज रही मतलब भोजन भी आएगा, तो चलो भाई लार निकालने शुरू कर देते हैं, क्योंकि घंटी बज रही तो भोजन भी कहीं आसपास होगा। और इसी को हम साहचर्य कहते हैं, जो भोजन और घंटी के बीच में बन जाता है। आइए अब हम इस सिद्धांत के नेक्स्ट चरण पर चलते हैं, अगले स्टेज पर चलते हैं, और वो अगला स्टेज है प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक तत्व, यानी वो तत्व जिन तत्वों की वजह से प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है पावलव के द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन किस किस चीज के द्वारा प्रभावित होता है, इसे देखते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन साथियों 3 चीजों के द्वारा प्रभावित होता है। पहला, उद्दीपकों के बीच का समय, दूसरा अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता, और तीसरा अननुबंधित उद्दीपक के प्रकार। अंग्रेजी में अगर इसे बोलूं तो उद्दीपकों के बीच का समय, इसको कहा जाता है टेम्पोरल अरेंजमेंट। टेम्पोरल अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। आप कहेंगे सर ये टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब है यूएस और सीएस के बीच में कितना समय रखना है, या सीएस यूएस के बीच में कितना समय रखना है। यानी कि भोजन पहले दें कि घंटी पहले बजाएं कि दोनों को साथ बजाएं, क्या करें क्या नहीं करें, यह भी अनुबंधन या अधिगम को प्रभावित करती है। नंबर 1। नंबर 2, जो सीएस है उसकी गति कैसी है, सीएस की स्पीड जो है वो भी इसके ऊपर प्रभाव उत्पन्न करती है। स्पीड ऑफ सीएस, कि किस गति के साथ या किस तीव्रता के साथ, किस रैपिडिटी के साथ
आपका अनुबंधित उद्दीपक दिया जा रहा है, घंटी कितनी तेजी से बजाई जा रही है। मान लो कुत्ता भोजन कर रहा है, घंटी बजे टन, फिर 30 सेकंड बाद फिर घंटी बज रही है टन। कुत्ते का ध्यान तो रोटी में रहेगा, उसका दिमाग कभी सोच ही नहीं पाएगा कि बगल में घंटी बज रही है। और एक भोजन कर रहा है, टन 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 घंटी बज रही है, तो स्वाभाविक है यहां पर कुत्ता इन चीजों के बारे में सोचेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अननुबंधित उद्दीपक के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं उद्दीपकों के बीच के समय की, यानी टेम्पोरल अरेंजमेंट की। और टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब यह होता है साथियों कि अधिगम की इस प्रक्रिया में, शास्त्रीय अनुबंधन की इस प्रक्रिया में पहले भोजन दिया जाए, पहले भोजन या पहले घंटी। सिंपल सी बात है, पहले भोजन दिया जाए या पहले घंटी बजाई जाए। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पे, या तो पहले भोजन दे सकते हैं या पहले घंटी बजा सकते हैं। अगर भोजन पहले दे दिया जाए और भोजन करने के बाद घंटी कहीं बज रही है, तो आप स्वयं कल्पना करके मुझे बताइए कि जिस घंटी के बजने पर हम चाहते थे कि वो लार निकाले, क्या भोजन करने के बाद अगर घंटी बजेगी तो ऐसा होगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पश्चगामी अनुबंधन, यानी कि बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग। और बैकवर्ड कंडीशनिंग का मतलब कि भोजन पहले दिया जा रहा है, भोजन पहले। और एक चीज मैं आगे बताऊंगा भी, यहां पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो पश्चगामी अनुबंधन है, यहां अनुबंधन की संभावना सबसे कम होती है। संभावना सबसे कम होती है। क्लियर है इतनी सी बात? अनुबंधन की संभावना पश्चगामी अनुबंधन में सबसे कम होती है। एक है अग्रवर्ती। अग्रवर्ती का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भोजन पहले नहीं दिया जाए, घंटी पहले बजा दी जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कंडीशनिंग। और फॉरवर्ड कंडीशनिंग का मतलब क्या है? घंटी पहले बजाई जा रही है, घंटी पहले। अब भोजन पहले दिया जा रहा है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, संभावना सबसे कम हो गई, इसको छोड़ते हैं। लेकिन अगर घंटी पहले बजाई जा रही है तो यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं। एक चीज कि घंटी और भोजन दोनों एक साथ, करीब करीब एक साथ प्रारंभ हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सहकालिक अनुबंधन, यानी कि साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। एक तरीका है अवशेष, कि घंटी बजाई जाए और घंटी बजा के एकदम बंद कर दी जाए और फिर भोजन दिया जाए, तो इसको कहते हैं अवशेष। घंटी बजकर बंद हो गई है और फिर भोजन आ रहा है, यानी इसे कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। और एक तरीका यह है कि घंटी बजानी प्रारंभ हो, घंटी बज रही है टन 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 टन, और इसी टन 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 के बीच में भोजन आ रहा है, भोजन खा भी रहा है जो है कुत्ता, और भोजन चल भी रहा है टन 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 टन। और फिर उस प्रक्रिया में क्या हो कि एक स्टेज ऐसी आए कि घंटी जो है और भोजन जो है दोनों एक साथ जाके समाप्त हों, तो इसको कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग।
ठीक है, अब इन चारों को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आइए, यहां विस्तार से जानने की प्रक्रिया में मैं एक डायग्राम आप लोगों के बीच में रख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे पहले बैकवर्ड कंडीशनिंग, जो आपकी पश्चगामी अनुबंधन है, जिसमें भोजन पहले आ रहा है, भोजन कर लिया, उसके बाद कहीं घंटी बज रही है। बैकवर्ड यानी कि पश्चगामी, इधर कहीं लिखते हैं हम, पश्चगामी, और पश्चगामी के केस में क्या है, भोजन पहले। उसके बाद जो अग्रवर्ती है, उसमें तीन चीजें हमने अभी अभी देखी। ये अग्रवर्ती के भाग हैं, हाँ या ना। एक है आपका सहकालिक, जिसको साइमल्टेनियस कहा, एक है ट्रेस जिसमें घंटी बज के समाप्त हुई फिर भोजन आया, और एक है डिले की घंटी बज रही है और इसी प्रक्रिया में भोजन भी आ रहा है। तो साइमल्टेनियस मतलब सहकालिक, सहकालिक यानी कि साथ साथ, सहकालिक और सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साइमल्टेनियस, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रेस, ट्रेस यानी कि आपका अवशेष, अवशेष मतलब घंटी बजकर बंद, अवशेष बचे हैं अब घंटी के, घंटी बजकर बंद हो गई है, देखिए, और फिर कहीं भोजन आ रहा है। ये टाइम के ग्राफ पर ये चीज बती है, और बाद में भोजन। और अगर मैं बात करूं डिले की, तो यहां पर घंटी बजती जा रही है और इसी बीच में भोजन आ रहा है। इसको हम कहते हैं क्या, डिले यानी कि विलंबित, विलंबित। तो यहां पर तीन चीजें हमने समझी। क्या क्या चीजें समझी, देखो इधर भी ये चीज समझते हैं। अग्रवर्ती में सहकालिक, अवशेष विलंबित, और पश्चगामी जिसमें भोजन पहले दिया जा रहा है। बहुत सरलता से चीजें चल रही हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए इसके बारे में कुछ लिख भी लेते हैं, एक एक चीज, और लिखने के बाद हमें अपने काम की चीजें मिल जाएंगी। तो पहली चीज अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का मतलब क्या होता है, घंटी पहले भोजन बाद में, ठीक है। सहकालिक, घंटी व भोजन, ये आपको याद रखनी। देखो तीन बात अपन ने इस चीज को देखा है, साथ साथ, साथ में, सह से सहकालिक, सह से साइमल्टेनियस, और सह से साथ साथ। अवशेष, अवशेष मतलब शेष, कुछ भी नहीं बचा, अब घंटी बज के बंद हो गई, तो घंटी बंद, घंटी बजकर बंद, बाद में भोजन, और उसके बाद भोजन, बाद में भोजन। और विलंबित का मतलब क्या है, विलंबित सिंपल सी चीज है, क्या कि घंटी बजने की प्रक्रिया में ही भोजन, घंटी बजने की प्रक्रिया में ही क्या मिला, हमें भोजन मिल गया। पश्चगामी, ये तो सिंपल सी बात है कि भोजन पहले, और घंटी बाद में, भोजन पहले और घंटी बाद में। अब यहां पर जो हमने ये चार स्टेटमेंट देखे, अग्रवर्ती, घंटी पहले, भोजन बाद में, अग्रवर्ती के अंतर्गत ही सहकालिक, अवशेष और विलंबित होते हैं। सहकालिक में घंटी और भोजन साथ दिए जा रहे हैं, अवशेष के अंदर घंटी बज के बंद हो जाएगी, फिर भोजन आ रहा है, और विलंबित में घंटी बजने की प्रक्रिया के बीच में, घंटी बज रही है, टन 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 टन, इसी बीच में भोजन आ रहा है। और यह पश्चगामी जिसमें भोजन पहले और घंटी बाद में। देखो इस तरह से हमने देखा।
यहां पर नोट लगाकर मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट सिंपल सा है कि अनुबंधन की संभावना सबसे कम कब होगी? जाहिर सी बात है, पश्चगामी में होगी। जब रोटी ही खा ली, डकार ही आ गई, अब चाहे घंटी बजाओ, चाहे ताली बजाओ, चाहे ब्रह्मा जी लेकर कोई भी वाद्य यंत्र बजा लो, उसको क्या मतलब है? वो सिर्फ और सिर्फ अब सुस्ताएगा। तो यहां पर क्या होगा? पश्चगामी में अनुबंधन की संभावना सबसे कम होती है। और दूसरा पॉइंट, अनुबंधन की संभावना सबसे तीव्र कब होगी? तो इस बात को कंठस्थ रखिएगा कि विलंबित में अनुबंधन की संभावना सबसे अधिक होती है। आपको डाउट होगा कि सर सहकालिक में सबसे अधिक होनी चाहिए। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये प्रयोग करके इसे निर्धारित किया गया है कि सबसे अधिक अनुबंधन विलंबित अनुबंधन में दृष्टिगत होता है साथियों। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। क्लियर? आइए मैं इसको थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर इसे रख लेते हैं ताकि हमें चीजें याद रह जाएं। क्लियर है? इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पश्चगामी अनुबंधन में अनुबंधन की संभावना सबसे कम होती है और विलंबित में अनुबंधन की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे कम पश्चगामी और सबसे अधिक विलंबित। ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। उद्दीपकों के बीच के समय के बारे में हमें यही दो चीजें हैं जो याद रखनी है। टेम्पोरल अरेंजमेंट, कब कौन सा उद्दीपक पहले दिया जा रहा है, कब कौन सा उद्दीपक बाद में दिया जा रहा है, यही ध्यान में रखना है। अब इसमें चीज जो आती है वो आती है अननुबंधित उद्दीपक के प्रकार। दूसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं अब हम यहां पर, अननुबंधित उद्दीपक के प्रकार। और अननुबंधित उद्दीपक के प्रकार जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस के टाइप्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस प्यारे विद्यार्थियों दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रवृत्त्यात्मक और एक होता है विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक वो होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एपेटाइटिव। और विमुखी क्या होता है? विमुखी को हम अंग्रेजी में कहते हैं अवर्जिव, AVERSIVE। एपेटाइटिव प्रवृत्त्यात्मक, विमुखी अवर्जिव। एपेटाइटिव का मतलब वो उद्दीपक जिनके होने पर या जिनके दिए जाने पर संतोषजनक और प्रसन्नता से भरी हुई अनुक्रिया हो। ठीक है, तो वो उद्दीपक जिनके दिए जाने पर संतोषजनक प्रसन्नता से भरी अनुक्रिया। जैसे भोजन, सिंपल सी बात भाई, भोजन जब सामने होता है तो हमारी अनुक्रिया कैसी होती है? खुशी से भरी हुई होती है ना कि यार अरे वाह भोजन मिल रहा है। तो प्रवृत्त्यात्मक मतलब वो जिनके होने पर संतोषजनक और प्रसन्नता से भरी हुई अनुक्रिया हो।
और विमुखी मतलब वो जिनके होने पर पीड़ा, कष्ट या पलायन से भरी हुई अनुक्रिया हो। पलायन से भरी हुई अनुक्रिया। जैसे दुर्घटना, चोट आदि। अब इस पूरे बात को, पूरे वाकये को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं अपनी भाषा में, अपनी शैली में, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ उद्दीपक तो ऐसे होते हैं जिनके होने पर अनुक्रिया कैसी होती है, खुशी से भरी हुई। जैसे खाना, खाना देखने पर अनुक्रिया कैसी होती है, खुशी से भरी हुई। और कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जिनके देखते ही आपके अंदर अनुक्रिया कैसी होती है, डर, पीड़ा, तकलीफ, पलायन, परिहार से भरी हुई। ठीक है, अब मैं यहां पर दो उदाहरण दे रहा हूं, उन उदाहरणों से समझिएगा और फिर यहां से एक ही प्रकार का प्रश्न बन सकता है, उस प्रश्न को हम समझ लेंगे। उदाहरण यह है कि एक कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है, वही पावलोव वाला प्रयोग, सिंपल सा प्रयोग। कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है, बार बार भोजन के साथ घंटी बजाई, लार आ रही है, एक संतोषजनक अनुक्रिया है। और एक समय क्या होगा कि वो जो लार है वो भोजन की अनुपस्थिति में केवल और केवल किसके प्रति, घंटी के प्रति भी आने लग जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया में भोजन जो हमारा यूसीएस है या यूएस है वो कैसा है, प्रवृत्त्यात्मक। लेकिन एक व्यक्ति एक बार बाइक से जा रहा था, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिससे उसे बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, और एक दिन अचानक उस बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसके अंदर ये डर बैठ गया है कि वो बाइक पर बैठता भी नहीं है, बाइक चलाता भी नहीं है। बाइक के पास जाते ही, उस पर बैठते ही उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो यहां पर बाइक कैसा उद्दीपक है, एक कष्ट से भरा हुआ, या वो जो चोट, वो जो दुर्घटना उसके साथ हुई, बाइक तो क्योंकि यहां पर अनुबंधित उद्दीपक हो गया क्योंकि डर अब बाइक से लग रहा है, लेकिन अगर मैं सही बात कहूं, चोट यहां पर कैसा उद्दीपक है, वो दुर्घटना कैसा उद्दीपक है, वो हादसा कैसा उद्दीपक है, एक पलायन से भरा हुआ विमुखी उद्दीपक। तो नोट लगाकर यहां पर प्रश्न बनता है कि विमुखी और प्रवृत्त्यात्मक, इन दोनों उद्दीपकों में जल्दी अनुबंधन किसके साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीघ्र अनुबंधन किसके साथ होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों विमुखी। विमुखी उद्दीपक के साथ, विमुखी उद्दीपक के साथ अनुबंधन शीघ्र होता है, कम प्रयास में होता है, कम प्रयास में होता है, शीघ्र हो जाता है, कम प्रयास में होता है। तो इस वाक्य को भी हम कोशिश करते हैं इसको भी बॉक्स में रखने की, क्योंकि यहां से एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में, भाषा में भी हमसे पूछा जा सकता है। आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात है कि कष्ट नामक जो एक तरह से कह सकते हैं पीड़ा जो है, वो सबसे पहले व्यक्ति महसूस करता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप पिछली बार खुश कब हुए थे, तो आप बोलोगे कि साहब खुशी का तो कोई दिन ही नहीं मिला, जब से ये नौकरी की फांसी लगी है खुशी तो पता ही नहीं कहां चली गई। लेकिन मैं आपको कहूं कि पिछली बार दुखी कब हुए थे, तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, क्योंकि दुख को व्यक्ति जल्दी याद रखता है, ये मनोविज्ञान है, भूलता नहीं है इतनी आसानी से। और इसीलिए दुख जहां पर है, पीड़ा जहां पर है, कष्ट जहां पर है, वहां अनुबंधन भी शीघ्र होगा। एक भोजन के साथ घंटी के बजाए जाने पर घंटी के प्रति लार निकालने में पावलोव को मान लो 3, 4, 5, 6, 7 दिन लग गए होंगे। वहीं इस एक्सपेरिमेंट में जब एक व्यक्ति जिस बाइक से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस बाइक से उसका एक्सीडेंट सिर्फ एक बार हुआ होगा, लेकिन अब वो बाइक पर बैठने से डरने लग गया।
यानी अनुबंधन मात्र एक बार में हो गया, शीघ्रता से हो गया, कम प्रयास में हो गया। एक व्यक्ति जो डॉक्टर के पास गया था सुई लगाने के लिए, पहली बार सुई लगी, इतना डर गया कि उस हॉस्पिटल के नाम से ही डरने लग जाता है वो। ये क्या है? विमुखी उद्दीपक के साथ होने वाला अनुबंधन है, और ये भी एक दो प्रयास में, कम प्रयास में हो गया। इसीलिए साथियों, टाइप ऑफ यूएस में जो हम प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी, एपिटाइटिव और एवर्जिव पढ़ते हैं, उसमें यह स्पष्टता से उल्लेख किया जाता है कि विमुखी उद्दीपक के साथ अनुबंधन जल्दी होता है और कम प्रयास में होता है। सवाल आता है, अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता CS किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो यहां पर बस एक बात याद रखिए कि अनुबंधित उद्दीपक जितनी तीव्रता के साथ दिया जाएगा, जितनी तेजी के साथ दिया जाएगा, घंटी जितनी तेज बजेगी और जितनी बार बार बजेगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपका अनुबंधन शीघ्र हो। तो अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता हर प्रकार के उद्दीपक को प्रभावित करेगी, वो प्रवृत्त्यात्मक को भी प्रभावित करेगी, विमुखी को भी प्रभावित करेगी, और जितनी तीव्रता से CS यानी कि घंटी बजेगी या जो भी CS होगा, उसके साथ अनुबंधन भी उतना ही शीघ्र होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने एक और टाइप को कवर करने की कोशिश करी। दरअसल तीनों ही टाइप कवर कर लिए हैं। पहले हमने देखा था टेम्पोरल अरेंजमेंट कि किस तरह से कौन पहले दिया जाए। दूसरा हमने देखा कि देखो प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी, प्रवृत्त्यात्मक में धीरे होगा, विमुखी में जल्दी होगा। और फिर हमने तीसरी देखी CS की तीव्रता कि अनुबंधित माफ कीजिएगा, उद्दीपक की जो तीव्रता है, तटस्थ उद्दीपक की जो तीव्रता है, कंडीशनड उद्दीपक या कंडीशनड स्टिमुलस जितना जल्दी, जितनी तीव्रता के साथ दिया जाएगा, अनुबंधन भी उतना ही शीघ्रता से होगा। ठीक है, आई होप आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।